गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन का आगाज। यही होती है हमारी कोशिश और यही होती है हमारी दुआ भी कि एक अच्छे दिन का एक बेहतरीन सा आगाज हो। अच्छा, एंड ड्यूरिंग द डे बहुत सी चीजें जो चल रही होती हैं, जैसे कि हम कल की बात करें, ड्यूरिंग ऑल द डेज जो कि हम स्पेंड कर रहे होते हैं उसकी बात करें तो सम डेज बड़े अच्छे गुजर रहे होते हैं, सम डेज यू आर फीलिंग सम डाउन मोमेंट्स और उसके बाद आप फील करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। थोड़ा विंटर्स में ज्यादा होता था मेरे साथ, मैंने था इसलिए कह दिया कि फॉर मी विंटर्स आर ओवर ऑनेस्टली। नॉट एट ऑल। अभी कहाँ से विंटर्स हुआ? कल दोपहर की धूप में मतलब लिटरली ऐसे हाँ, वैसे ये कह सकते हैं कि सुबह सर्दी आ जाती है, रात में सर्दी आ जाती है। वो सर्दी नहीं है जो जनवरी में होती है। हाँ, ये बात है। वैसे वो सर्दी नहीं है जो जनवरी में होती है। वैसे ये बड़ी सोचने की बात है कि अलार्मिंग कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज के असरात हम सबको फेस करने पड़ रहे हैं। एंड एक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो कभी कभी आपको खौफ भी आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं इस साल ये है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। बहुत सालों का जब हम जिक्र कर रहे होते हैं ना, कितने सालों बाद ये होगा, अब तो हम हर साल एक इतना ह्यूज इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि ऑब्वियसली वो हम सब नोटिस कर रहे होते हैं। एनी हाउ जी, वैसे जनवरी की जो आप बात करें, बड़ा लंबा नहीं हो गया? जनवरी लंबे होने की बात करें, मुझे जनवरी का हर हफ्ता लंबा लगना शुरू हो गया। मैं ये कह रही हूँ खत्म नहीं हो बनना शुरू हो गया सबीन के। इतना पूरा 2024 बड़ा नहीं था जितना जनवरी बड़ा हो गया। बड़ी अजीब सी बात है। आज तो आखिरी दिन है जनवरी का। हाँ, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। आज भी मुझे सुबह से लग रहा है पता नहीं कितना कब से मतलब दिन शुरू हुआ है। बट आई डोंट नो, कभी कभी होता है कि साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर आपको लगता है कि शायद वो टाइम ही नहीं गुजरा, टाइम रुक गया है या इतना कुछ ड्रैग हो गया और आपको नहीं समझ आ रही होती आप इसके अलावा क्या करें। तो या इट हैपेंस। एनीहाउ, आज का वैसे आज आप सुबह मुझसे कुछ जिक्र भी कर रहे थे। हाँ, मैं आपसे एक सवाल कर रहा था जो कि मेरी आदत होती है, मैं सबीन से जरूर कुछ ना कुछ सवाल सुबह सुबह करता हूँ, चाहे ऑन एयर करूँ चाहे मैं ऑफ एयर कर रहा हूँ। सो हम बात करते हैं कि दिन में जब भी आप किसी से मिल रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, ऐसी कौन सी बात होती है किसी की जिससे आपको एक अंदाजा होता है कि देयर इज अ जेलसी फैक्टर, हसद है या कोई ऐसी चीज है जो कि नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। तो व्हाट डू यू थिंक सबीन, ऐसी कौन सी बातें होती हैं? तुम्हें क्या मतलब वो बता रही हूँ जो लोग कह रहे होते हैं, लोग जो कह रहे होते, लोग ये कह रहे होते जी तुम्हें क्या, तुम्हारे पास तो ये है, तुम्हें क्या मसला, तुम कैसे ये फील कर सकते हो, ओ हो तुम्हें तो मिल गया हमें तो नहीं मिला। मतलब ये एक जो फैक्टर होता है ना, हसद का एलिमेंट जो आपको लोग इस नजरों से देख रहे होते हैं। देन अच्छा, मेरे ऊपर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट यू, आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, बट मेरे साथ अक्सर ये होता है कि कोई मेरा इवेंट आ रहा होता है और कुछ भी ऐसी कोई चीज होती है और अगर मैं कोई किसी ऐसी महफिल में जाती हूँ जहां पर नेगेटिविटी होती है, जहां पर हासिदीन बैठे हुए होते हैं, मेरे ऊपर उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। या मैं बीमार हो जाती हूँ, या मेरे उस काम में रुकावट आ जाती है, या मैं बेजार हो जाती हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता, या मैं उस तरीके से उस काम को डिलीवर नहीं कर पा रही होती। सो इट हैपन्स, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, मुझे गुस्सा आने लगता है छोटी छोटी चीजों पे। एंड वो एक ऐसा इम्पैक्ट होता है जिसको मैं ओवरकम करने की भी कोशिश करूँ तो नहीं, और मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रही होती। तो मेरे ख्याल में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट कुछ लोगों के ऊपर हो जाता है। बट आई डोंट नो कि जो हासिदीन होते हैं उनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट होता है इन चीजों का। उनको मालूम ही नहीं समटाइम्स होता सबीन के वो हसद कर रहे हैं, लिटरली ये भी होता है। उनको लगता है कि वो जो बात कर रहे हैं नॉर्मल सी बात है। समटाइम्स उनको ये भी लगता है कि नहीं, उनके साथ नाइंसाफी कोई होगी। अच्छा, मैं इस पे एक ही बात हमेशा करता हूँ कि प्लीज रब की तकसीम पे सवाल नहीं करते। एक तो एक मेहनत करनी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, और आपको नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। समटाइम्स अपरेंटली आपको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत बेहतरीन लग रहा होता है, बट उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसकी क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या परेशानियां हैं, ये आपको नहीं पता होता, ये उसे ही मालूम होता है। अच्छा, इसका मेरे पास एक सोल्यूशन होता है, सिंपल सा। सो इन एनी सच सिनेरियो जहां पे आसपास ऐसा माहौल में कोई ये सवाल रखे या ये बात करे कि अच्छा मेरे पास ये नहीं है और उसके पास ये क्यों है, या मेरे पास ये नहीं है तो उसने ये कैसे हासिल कर लिया, तो एक तो मैं ये जुमला जरूर से कहता हूँ कि प्लीज रब की तकसीम में सवाल मत करो। दूसरी मैं बात इसे अगर मेरे पर्सपेक्टिव से हो जाए कि मुझे ये बात कही जाए कि अच्छा यार आपके पास ये चीज है या आपने ये कर लिया, मैं कहता हूँ यार वो भी काम खराब है, वो भी काम खराब है, वो भी नहीं है, वो भी मसला। मैं 4 मसले गिनवा के तसल्ली से रोज आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ वो रात को सोचेगा यार शुएब के तो बड़े मसले हैं। सो दैट्स व्हाट आई डू एक्चुअली। लोग हजम करना बंद कर देंगे। सही बात है वैसे, बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की शुएब के, वो कहते हैं ना कि उसके पास तो ये हमारे पास, क्योंकि रब की तकसीम पे वाकई आपको सवाल नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि अल्लाह वही देता है जो आप डिजर्व कर रहे हो। नहीं, सिर्फ इसमें एक बात और भी एक वो चीज होती है कि शुएब, एक ये वाली चीज भी होती है ना कि आप
نے اتنی محنت کی ہے تو آپ کو وہ چیز نہیں, ملی اس میں میرا ایک اور پرسپیکٹو ہے, رب دے کر بھی آزماتا ہے اور لے رب کر بھی آزماتا آزماتا ہے. ہے. ویری ٹرو. تو میں دیکھیں, یہی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ اس سینیریو میں بالکل. جو اللہ کو آپ کے لیے بہتر لگ رہا ہوتا بالکل ہے ایسے وہ ہی. آپ کے لیے وہی کرتا ہے, وہ کبھی دے کر یا کبھی لے کر. زیادہ دے گا زیادہ سوال ہوگا. That's very true. تو اس لیے that's an issue actually. اور یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کے اوپر. تو کبھی بھی آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے. آپ اچیومنٹ کسی کی دیکھ رہا چاہے کسی کو یہ مل گیا ہے, لیکن وہ اس کو کیسے ملا ہے, اس کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہے, کتنی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے, کیا بیک گراؤنڈ ہے کسی کی زندگی کا, یو نیور نو. سو پلیز کسی کو جج نہ کریں, حسد نہ کریں, کسی کی خوشی میں خوش ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ محنت کریں, اللہ آپ کو بھی دے گا. اور آپ کو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دے دے, آپ کو نہیں پتا کب آپ کے لیے کیا لکھ دیا گیا ہے, کب آپ کو کیا ملنا ہے اور کتنا ملنا ہے. سو پلیز بی پیشنٹ, ورک ہارڈ, کیپ موونگ, کیپ گوئنگ, اور آپ کو بہت کچھ ملے گا. سو کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی, محنت کر, کسی کے لیے کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں آپ نے قائم کرنی, خود بھی آگے بڑھنا ہے, لوگوں کے لیے راستہ آسان بھی کرنا ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا رائزنگ پاکستان, جس پر ہمیں آج بات بھی کرنی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی امیزنگ مہمان ساتھ موجود ہوں گے. انسپائرنگ سٹوریز آر ود اس ٹوڈے اگین, تو جن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे. मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं. मैं माफी चाहता हूँ. सॉरी नॉट एक्सेप्टेड. शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़. अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ. क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं. हम ना निकाह कर लेते हैं. माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं. जुलेखा मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी. अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया. किस्मत में ना हो
किसी के भी दर्द दिलों के। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अभी जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं, मैं कहूंगी यंगेस्ट अगर बिजनेसमैन अगर कहा जाए, एंटरप्रेन्योर अगर कहा जाए, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं होगी, बिकॉज 12 साल इनकी उम्र है, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया जब इन्होंने भी। कितने साल के थे जब बेकरी स्टार्ट की थी? 3 साल पहले इन्होंने घर से स्टार्ट कर दिया था काम करना, बेकिंग करना, लेकिन 5 months बैक इन्होंने सोचा कि नहीं अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं, एंड देन ही थॉट कि अब एक बेकरी होनी चाहिए। सो इन्होंने इस्लामाबाद में एक बेकरी कायम कर ली और वो जबरदस्त बेकरी चला रहे हैं। हाँ, फुल टाइम उस पर वो टाइम इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज ज़ाहिर है उन्होंने पढ़ाई भी करनी है। 12 years old, जिस तरह सभी आपने बताया, क्लास 6 में वो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ जिस तरीके से वो उस बेकरी को चला रहे हैं, आज हम उस पर बात भी करेंगे कि इज इट ईजी फॉर अ किड कि ज़ाहिर है 5 दिन उसने स्कूल भी है, पढ़ाई भी साथ चल रही है, यू नो, साथ में होमवर्क्स एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर वीकेंड पे जो कि हम देखते हैं कि बच्चों का टाइम फ्री टाइम होता है नॉर्मली, कि अच्छा उन्होंने कोई ना कोई प्लान किया होता है, बट वो उस वीकेंड को यूटिलाइज करते हैं इन बेकरी। स्पेशली हाउ ही स्टार्टेड। हाँ, how he सबसे पहली बात started, कि yes. इतने बच्चों को बाजुकात हमें होता है कि अच्छा ये तो पेपर क्लियर नहीं हो रहा, अच्छा मैं तो इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, हमारी सोच को वहां तक एक तरह से लिमिट कर दिया जाता है। वो हमारे स्कूल से भी होता है, वो हमारे घर से भी होता है, लेकिन ये क्या सोच थी जिसने इनको मजबूर किया कि हाँ नहीं ये इससे ज्यादा भी कर सकते हैं? तो आज जरा इनसे मोटिवेशन भी पूछते हैं, दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं कि आप किस तरह से अपना बिजनेस, चाहे छोटे स्केल पे हो, ऑनलाइन हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरी बेकरी खोल डालें, लेकिन कैसे आप स्टार्ट करें और उसके बाद किस तरह से आप अच्छा अचीव करें। Absolutely. उबैदुर रहमान इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग उबैद, कैसे हैं आप? ठीक। इतनी लो एनर्जी के साथ तो नहीं चलेगा काम। ठीक। नाश्ते में क्या खाया था? दूध पिया था। दूध पिया था, दैट्स ग्रेट। सो मैं थोड़ा बताएं कि 3 साल पहले आपने स्टार्ट किया बेकिंग करना खुद से घर पे। कितने बहन भाई हैं आप? 4। तो आपका नंबर क्या है? मैं 3rd। आप 3rd पे हैं, तो बाकी क्या करते हैं? पहले मैं उनका पूछूंगा कि मुझे मालूम है घर में रूटीन क्या होती है। बड़ा भाई फुटबॉल खेलते हैं और माशाल्लाह। अकेडमी जाते हैं, ऑलराइट, और छोटी बहनें बस खेलती रहती हैं। वो खेलती रहती हैं। ओके, सो आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि अच्छा कुकी आपने बनानी है, या बेकिंग की तरफ आपका शौक कैसे पैदा हुआ? पाकिस्तान में कोई अच्छी कुकीज ही नहीं थी, तो मेरी फुप्पो अमेरिका से लाती थी। ओके, तो फिर जब मैं वो खाता तो मुझे अच्छी लगती थी और मुझे मीठे खाने का शौक भी था। फिर मैंने सोचा क्यों ना खुद बनाऊं। अच्छा, उनको पसंद नहीं आती थी पाकिस्तान में जो कुकीज बनती थी, बिकॉज भाई ऑब्वियसली उनको देयर आर सो मेनी अमेरिकन गुड कुकीज ब्रांड्स एज पसंद थी वेल। ना, अब ये मसला है। अब तो उन्होंने उनको- कहा कि वो फ्लेवर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। Yes. तो दिस इज समथिंग अमेजिंग कि आपको उस चीज ने इंस्पायर किया, और ये गोल था आपका इसके पीछे कि मैं भी खाऊं अच्छी अच्छी कुकीज और बाकी को भी मैं अच्छी अच्छी कुकीज खिलाऊं। अच्छा, स्टार्ट कैसे किया, थोड़ा सा इससे बताओ। ऑनलाइन स्टार्ट किया था आपने इससे पहले? क्या जर्नी है आपकी? मैं 3 years से पहले अपनी रेसिपीज डेवलप कर रहा था, तो उसके बाद जब मेरी फैमिली को मेरी रेसिपीज पसंद आना शुरू होगी, तो मेरी मामा और पापा ने पैशन देखते हुए कहा कि लेट्स डू लास्ट ग्राउंड। ओके, तो आपने फिर उसके बाद बेकरी की तरफ स्टेप ले लिया। बट वो जो 2.5 साल 3 साल का अरसा जिसमें अपने घर पे ही ये अपनी रेसिपीज को मैच्योर किया और पूरे खानदान को फिर खिलाने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं पूरे पाकिस्तान को, चले फॉर नाउ इस्लामाबाद को खिलाता हूं। सो इसमें चैलेंजेस क्या आपने फेस किए स्टार्ट में? कोई चैलेंज था? किसी ने रोका और मामा ने या बाबा ने किसी ने कहा कि नहीं जरा पहले फोकस करो पढ़ाई पे, तुम क्या किचन में घुस गए हो? ये जरा होता है हमारी तरफ। नहीं रोका। नहीं रोका? नहीं। ये मामा बाबा को जरा सहूलत तो नहीं मिली हुई घर में कि आपको कहते हैं ये भी बना दो वो भी बना दो? नहीं। अच्छा, वो बात खुद बनाते हो? जी। अच्छा, खुद रेसिपी आप मतलब प्रॉपर बना लेते हो? जी। और साथ हेल्प कौन करता है? वो बाबा ने एक टीम हायर करके दी हुई है। अच्छा, आपके पास पूरी टीम है। और लेकिन जब शुरू किया था तो ऑब्वियसली वो तो फिर घर के लोग ही खुद बनाते होंगे ना इनिशियली, जब एक चीज को आपने स्टार्ट और फिर किया जो टीम भी रखी होगी, आई एम श्योर कि वो जो रेसिपी है वो आप लोगों की तरफ से गई होगी कि अच्छा ये रेसिपी है। कितनी वैरायटी ऑफ कुकीज है आपकी बेकरी पे? 16 से 17। 17 तरह की कुकीज है भाई, 17 तरह की कुकीज हैं। उसमें मैं देख रहा था इनका इंस्टाग्राम, तो वो मिनी कुकीज भी हैं। तो ये अच्छा है कि किसी ने
मिनी कुकीज लेनी है, मिनी कुकीज ले लें. हाँ. अच्छा, कुकीज के अलावा क्या है उसमें? आइसक्रीम है एंड कॉफी, राइट? आइसक्रीम, कॉफी और शेक्स. ये आइसक्रीम भी खुद बनाते हैं? जी. वाह. यार 12 साल की उम्र में वाकई में बड़ी बात होती है कि आपको इतनी आपकी सोच हो, और स्पेशली बचपन से जिस तरह हम शुएब ये चीज भी देख रहे होते हैं ना कि लड़की है तो ज्यादा किचन की तरफ या कुकिंग की तरफ रुझान, बिकॉज वो जेंडर रोल्स एग्जिस्ट घर में बहुत छोटी एज से शुरू हो जाते होते. बच्चा 1 साल का होता है खत्म ना, हो रहे हैं भाई अब बड़ी अच्छी बात है कि खत्म हो रहे हैं, और सोच भी चेंज हो रही है कि नहीं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लड़के, हमेशा कहते हैं ना हमारे लड़कों को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है. तो आप शुरू से ही उनका शौक दें या उनके अंदर उस शौक को डेवलप करें, सो दैट कोई भी प्रोफेशन हो तो उसमें जेंडर रोल्स नहीं हो. और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पता नहीं, मुझे शायद क्रिटिसाइज किया जाए इस बात पे, बट आप देख रहे होते हैं कि बड़े जो एक्सपर्ट शेफ्स हैं वो मेल्स होते हैं काफी सारे. That's true. तो माने ना फिर, मैं माने ना फिर, तो मैं तो हर कहती मैदान हूँ, में. मैं चाहती हूँ कि आप लोग माने, आप लोग मानेंगे तो हम किचन से औरतों की जान छुटेगी. मतलब पूरा दिन रहती किचन में आप हैं, लेकिन शेफ अच्छे मेल्स हैं, तो देख लें फिर ये तो हो हम क्या यही रहा है. कहते हैं कि आप में ज्यादा सलाहियत है इस चीज की, तो प्लीज आप लोग किचन में, हमें नहीं आती कुकिंग. यानी आप लोगों ने कहा कि कुकिंग भी नहीं करनी. जब मैं तो घर में, हम वैसे बहुत कुछ कर रहे होते, कुकिंग चले आप लोग कर ले, अच्छी बात होती है. मैं तो चाय भी नहीं अच्छी बनाती कभी घर में, वो घर वाले सुन रहे हैं, लेकिन मैं कभी चाय भी नहीं अच्छी बनाती क्योंकि एक बार अच्छी ये बना दी तो इसका पीछे पड़ जाएंगे सारे के आपको. बार-बार. हाँ, ये असल वजह है कि सबीन ने कहा कि अगर मैंने कोई एक चीज अच्छी बना ली तो घर वालों ने कहना ये चीज सबीन बहुत अच्छी बनाती है. मुझे आती नहीं है, मैं बनाती नहीं हूँ, कह दो. जस्ट के मुझे बनाने का कुछ शौक नहीं. आपके हाथ में जायका हमेशा से था? जी. मतलब जब आप कुछ बनाते थे तो घर वाले सबसे पहले तारीफ करते होंगे ना कि उबैद के हाथ में बहुत जायका है, ये भी हमें बना के दो, वो भी हमें बना के दो. नहीं, ये तो नहीं बोला. ये नहीं बोला. ऐसे क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला, बताएं जी. ये हम पूछेंगे उनकी फैमिली से. कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो उबैद जिस तरीके से उनका काम है. ये देखिए कि इट्स ग्रैंड सेटअप, आई मस्ट से दैट. और उसमें जो कुकीज वो बना रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि 16-17 टाइप्स ऑफ कुकीज वो बनाते हैं, जिनकी रेसिपीज उन्होंने मैच्योर की. एंड आफ्टर हायरिंग अ टीम, उसके ओह वाओ, आई मीन ये फोटोग्राफी कौन करता है इसकी? ये तो बड़ी जबरदस्त फोटोग्राफी हुई है. मार्केटिंग वाले. मार्केटिंग टीम प्रॉपर हायर की हुई है. कितने लोग हैं आपकी इस टीम में? 20. सो इसको आप खुद डील करते हैं मोस्टली इस टीम के इश्यूज को, या कि आपके फादर डील कर रहे होते हैं? बाबा डील कर रहे होते हैं. मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम सपोर्ट जरूर करो चीजों में, लेकिन अगर सब कुछ तुम करोगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? और ऑब्वियसली आगे चल के तो उबैद ने ही प्रॉपर्ली इसको संभालना होगा. तो अभी ये है कि अच्छी बात होती है कि बड़ों की ट्रेनिंग है, सो दैट आपको लॉस ना हो उस तरीके से. वैसे लॉस से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने जब आप पूंजी लगा दी होती है एक बिजनेस में, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आपको कम से कम लॉस हो या लॉस बिल्कुल ना हो. ऐसे इट लुक्स सो यम्मी. ये अब जाके ट्राई करना पड़ेगा. है ना? सो उबैद, वीकेंड पूरा बेकरी पे? जी, वीकेंड्स पे उधर ही होता हूँ. ऑलराइट. कभी कोई ऐसा इशू जो कि आपने फेस किया और फिर आपने खुद डील किया? हो सकता है ना समटाइम्स बाबा ना हो आसपास और अब आपने कहा खुद डील करना है, तो ऐसी कोई चीज जो हुई हो? नहीं. ऐसे कोई टफ कस्टमर आ गया और सबीन की तरह का ये ठीक नहीं है चीज, इसमें चीनी कम है, इसमें नमक तो नहीं, मीठा ये सब, इसमें चीनी कम है, इसमें क्रीम ज्यादा ऐड कर दी है, या इसमें मीठा ज्यादा कर दिया है, ऐसे कोई ऐसे आते क्रैंकी किस्म के कस्टमर? कुछ होते हैं. So how do you deal with them? हाँ, वो मैनेजर अंकल करते हैं. देखिए ना, उन्होंने कहा जिसका काम वो करेगा. उन्होंने हर बंदा उसकी जॉब के हिसाब से उन्होंने प्लेस किया था कि फाइन अगर ऐसा इशू का तो ये डील करेगा, बट बिहाइंड एवरीथिंग वो आइडिया उनका, उस पर काम उनका, रेसिपीज उनकी. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब रेस्टोरेंट की हम बात करें या कैफेज की बात करें या किसी भी कुजीन की बात करें, तो वो जो रेसिपी होती है वो मैटर कर रही होती है. और अगर उनकी रेसिपी अच्छी है तो ज़ाहिर है बाकी चीजें तो फिर साइड पे हैं, लेकिन हाँ साथ साथ सीख भी रहे होंगे ज़ाहिर है. एज एन एंटरप्रेन्योर, एज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन दिस इंडस्ट्री, तो आप सीख भी रहे होते हैं कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता आपने खुद इसको चलाना भी है. तो आपका ख्वाब क्या है वैसे? इसी तरह से एज एन एंटरप्रेन्योर ही आगे जाना है या कि कुछ और करना चाहते हैं जिंदगी में? इसको मैं पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहता हूँ. नंबर 1 ब्रांड ऑफ पाकिस्तान. आप इसे पाकिस्तान की कौमी कुकी बनाना चाहती हैं? कौमी कुकी ऑफ पाकिस्तान. वो होता है ना, हर चीज को आप साथ अटैच कर रहे होते हैं. जैसे अगर डिश की बात करें तो लोग कहते हैं नेशनल कुकी ऑफ पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको स्टेट के अप्रूवल्स चाहिए होंगे एंड ऑल दैट. एनीहाउ, जो ख्वाहिश करने में क्या मसला और एग्जैक्टली. मैं तो ये देखिए, हम ये कहते हैं अपनी यंग जनरेशन से कि आप ख्वाब देखें, बिल्कुल उस स्टैंडर्ड को मीट करें, सो दैट आपके वो ख्वाब पूरे हों. बिल्कुल आपको कहीं पर कोई मसला ना पेश आ रहा हो. सो ये बड़ी प्यारी सी चीज होती है कि आपने गोल सेट किया एंड देन आपने सिर्फ उसको अचीव करना है. तो ये बड़ी जबरदस्त एक चीज होती है. अच्छा, बस बाकी बहन भाइयों को भी शौक है या सिर्फ आपका ही शौक है? ये शौक मुझे ही है. उनको, मेरे बड़े भाई को फुटबॉल का शौक है. अच्छा,
अब बहनें वैसे खेलती रहती हैं अच्छा, पढ़ाई में कभी मुश्किल होती है या बैलेंस किया हुआ है किस तरीके या से? टीचर को कुकी का एक बॉक्स चला जाता है? नहीं। क्या नहीं क्या नहीं? क्या? हाँ, तो बैलेंस आराम से हो जाता है विद रूटीन, यानी स्टडी भी और ये सब चीजें भी? जी। तो पूरे दिन की रूटीन वैसे क्या होती है? वीक डेज की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आप ज़ाहिर है स्कूल भी जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या रूटीन होती है? स्कूल से आके मैं किचन को विजिट कर लेता हूँ ऑलराइट, और उसके बाद फिर कारी साहब सर वगैरह से पढ़ता हूँ। सारी वो रूटीन जी। होती है। तो जो आइसक्रीम की आपने इससे पहले बात की थी कि वो होम मेड है, ये भी रेसिपी आपकी अपनी है? जी। अभी तो फुप्पो नहीं लाई होंगी ना यूएस से? नहीं, तो आइसक्रीम में क्या मसला था? आइसक्रीम में मसला कोई नहीं था। अच्छा, आइसक्रीम मसला नहीं था, बट उन्होंने कहा आइसक्रीम बच्चों को पसंद बहुत होती है, तो लेट्स ऐड दिस। तो आइसक्रीम कैसे बनाई? इसकी रेसिपी कहाँ से आपने हासिल की? यूट्यूब, गूगल और चैट जीपीटी से देख के अपनी रेसिपी डेवलप की थी। Thank you, ChatGPT। सारे इंग्रेडिएंट्स देख के एक अच्छी बात है। हम जब मुस्बत इस्तेमाल की बात कर रहे होते हैं तो वो यही सोशल मीडिया का एक मुस्बत इस्तेमाल है, और या इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी का जो हम कह रहे होते हैं वो एक पॉजिटिव एक यूज इसका यही होता है कि आप किस तरह से अपने बिजनेस डेवलप कर सकें, आप प्रोडक्टिव काम कर सकें। तो इज समथिंग रियली गुड। उबैद, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आप जैसे बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो नए नए काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको और तरक्की दे। नाज़रीन, आमीन। बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। फेलियर्स ही होते हैं जो आपको इस जर्नी में बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि लाइफ बिल्कुल एक बॉक्सिंग रिंग की तरह होती है कि जब आप उस रिंग में उतर जाते हैं तो आपके सारे वेल विशर्स, आपके कोचेस, आपके टीचर्स, इवन योर पेरेंट्स, दे आर देयर फॉर यू, बट वो उस रिंग में एंटर नहीं हो सकते। रिंग के अंदर जो लड़ाई है आपने खुद लड़नी है। एब्सोल्युटली। और आप जब गिरते हैं, गिरने के बाद आप क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मैं नहीं उठता, या आप उठते हैं, तो वहां से आपकी जिंदगी शुरू होती है। सो एक्चुअली जिस चीज को हम अपनी इब्तिदा समझ रहे होते हैं उसके पीछे भी एक इब्तिदा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि रिंग से बाहर जो लोग हैं वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। उनकी मोटिवेशन भी बहुत मैटर करती है कि एक पॉजिटिविटी हो, आपको इंकरेजमेंट मिलती है। बट वो जो लड़ाई है, वो जो जिंदगी की हम बात कर रहे होते हैं ना, मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, कुछ भी है, वो आपको खुद सीखना है। ऐसे ही है। इसमें कोई एंटर हो के आपके लिए कुछ नहीं करेगा। और ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करना भी मेरा ख्याल है बड़ी जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके साथ भी एक तरह से ज्यादती होती है कि आप उनको ओवरबर्डन कर रहे हैं कि नहीं, वो क्यों नहीं आपके साथ मिलकर आपकी इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, इसने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, इसने मुझे क्यों नहीं उठाया, इसने सपोर्ट क्यों नहीं किया। कंप्लेन करते रहते हैं हम हमेशा। देखें, एक अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल सेट की है कुदरत से। परिंदा भी अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाता है तो वो घोंसले से उनको फेंकता है। तो एक टाइम आता है कि आपको, तो आप सिखाते सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ही हैं। व्हेन यू नो इट्स ओनली यू, एट द एंड ऑफ द डे ये मैंने करना है और उसको खुद बिल्ड करना है। क्योंकि हम सब काम टीम वर्क में करते हैं जिस तरह से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जर्नी हर एक की अपनी अपनी। सही बात आपकी अपनी जर्नी है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी अपनी, आपके अपने शौक तो हैं। हर कोई अपनी लड़ाई भी तो लड़ रहा है ना, हमें इस चीज को भी देखना चाहिए। जब आप भी किसी की नहीं लड़े तो कोई आपकी क्यों लड़ेगा। एनी हाउ, ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं, सेल्स की बात हो या ओवरऑल कोई भी आपने अपना गोल सेट किया हुआ है, ट्रेनिंग लेना, अपने आप को वेल इक्विप्ड करना, ये कितना इंपॉर्टेंट और स्पेशली उनके लिए जो कहते हैं मुझे तो सब पता है। आई थिंक जिंदगी के हर पहलू के ऊपर ना एक उस्ताद का होना और एक टीचर का होना, एक मुर्शिद का होना, एक मेंटोर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत से लोग कहते हैं इवन अ ट्रू सीकर लर्न्स फ्रॉम अ फॉल्स टीचर। सो मेरा ये मानना है कि आपकी सीखनेस में सच्चाई होनी चाहिए। व्हेन यू हैव दैट, तो आप इतना सेल्फ ड्रिवन हो कि शायद मैं यहाँ से जब एंटर हुआ स्टूडियो में, so I had a very good discussion with the makeup artist as well. So I was able to learn few things. So I was able to find my teacher in those 2 minutes, maybe in 30 seconds I learned from him as well. So मेरे ख्याल में जो एक ट्रेनर होता है वो बहुत अहम होता है, और ये बिल्कुल ऐसे होता है जिस तरह से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ट्रेनर वसीम अकरम और रमीज राजा का मिलाप है। Someone who is the theory commentator, analyst है, and someone who has been on the ground, taken the wickets
लीड किया है, मैच हारा है, सो इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट विल बी अ ट्रेनर. Right. Alone Wasim Akram cannot be a good trainer. Alone Ramiz Raja cannot be a good trainer. So it should be a It has to combination. be an integration. Rumi और शम्स का जो मिलाप है, वाह. that is the trainer. ग्रेट. अच्छा, अब जो आप ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स को भी, बिजनेस मैन्स को भी, तो उसमें कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं? उसमें आप लोग उन्हें मोटिवेट कैसे करते हैं? उनके सवाल होते हैं क्या? किस तरह से ट्रेनिंग कराई जाती है? I think जो ट्रेनिंग आज के जिस हम दौर में है ना, उसमें everyone is a trainer if you are good with your communication skills Okay. or if you speak good English. So आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री में एक वैक्यूम है जिसको इस तरह से लोगों ने भरा हुआ है. इस तरह ये है ना कि when you don't have your own religious knowledge, तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे पीर वो पैदा हो जाते हैं और वो लोगों को भटकाते हैं. सो आई थिंक जो राइट ट्रेनिंग है वो आपको सिखाती है वॉक द टॉक. हमारे एक टीचर्स थे, कहते होते थे लिटरेचर के, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश. ओके. So if you want to learn any subject, you need to make them understand how to be the walk the talk. So हमारी जो trainings का जो model है वो ऐसे है कि हम experiential learning देते हैं. We do role plays, we bring alive those case studies and theories on that day. So एक जैसे ही आप training hall में enter होते हैं, so हमारा format इस तरह का है कि वो आप training start हो जाती है. ओके. Already the training is started. ओके. तो द मोमेंट यू उस- एंटर्ड. Yes, the moment you मैं entered. चाहूंगी थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके थोड़ी सी एग्जांपल्स हमें दें कि कैसे, बिकॉज हमने देखा है कि अक्सर ट्रेनिंग्स अनाउंस हो जाती हैं, आप जाते हैं, देन आप पे करके भी अक्सर जब चले जाते हैं तो आप कहते हैं हमें फायदा नहीं हुआ इन ट्रेनिंग से. तो आप लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि बाकी लोग फॉलो कर सकें? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें हमने वी हैव ट्रेन्ड अराउंड ऑलमोस्ट 300 पीपल, प्रोफेशनल्स अक्रॉस पाकिस्तान, Right. एंड एवरेज फीडबैक रेटिंग इज 94.5%. माशाल्लाह. और रीजन ये है कि जैसे ही आप लेट्स से हॉल में एंटर हुए और ट्रेनिंग थी लीडरशिप पे, अब जैसे ही एंटर हुए तो लेफ्ट के ऊपर एक दरख्त बना हुआ है एक बड़े से फ्लिप चार्ट पे, और उसके ऊपर देयर इज सम क्वेश्चन अराउंड दैट कि वेयर डू यू सी इन दिस कंप्लीट ट्री? आर यू द रूट्स? ओके. आर यू द फ्रूट्स? ब्रांचेस. यू नो, सो हर कोई अपनी उसमें थॉट पुट करता है. फिर उसमें हम एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि आप जैसे ही एंटर होते हैं हम आपको 50 मुख्तलिफ कलर्स देते हैं, क्रेयॉन्स. सो हम कहते हैं कि आपने कुछ भी क्रिएट करना है यूजिंग ऑल दीज 50 कलर्स. ओके. यू नो, सो वो जब होता है उसके बाद इंट्रोडक्शन में एवरीवन ब्रिंग्स देयर चार्ट कि हाउ आई वाज एबल टू यूज दीज ऑल 50 कलर्स. सो लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग एवरीवन अलोंग. मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक यार ये 50 में से 2 कलर हैं, दे वर्क बेस्ट फॉर मी, तो भाई इसी से काम चला लो. इसी से काम चला लो. So everyone is important there. The camera, the light man, everyone creates the show. ट्रू. Right? So leadership में ये एक sense को develop करना इस तरह से naturally कि वो जब आप आए आपने किया और subconsciously हमने उसको build किया. तो इस तरह की काफी सारी एक्सरसाइजेज एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप करवा रहे थे, बट दैट्स नाइस कि वो जो आपने कलर्स की भी एग्जांपल दी, कितने आसानी के साथ आपने समझा दिया कि एवरी कलर इज इंपॉर्टेंट. दैट मींस एवरी मैन इज इंपॉर्टेंट. जो भी आपकी टीम में, एवरी टीम मेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका अपना रोल है. हमें अक्सर ये भी लगता है, जो गलती होती है कि यार मैं कर रहा हूँ, ये नहीं, देयर शुड नॉट बी दिस मैं थिंग इन यू. हम कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं, और टुगेदर आर वी क्रिएटिंग दिस एंड टुगेदर वी आर डूइंग दिस. एक्चुअली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आपकी नजर में क्या होता है? किस फेज से वो गुजरा होता है? कैसी ट्रेनिंग्स उसने की होती हैं? क्या उसने किया होता है कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है? आई थिंक एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज जस्ट लाइक एन ओशन. ओके. और उसमें ठहराव होता है, उसमें सटलनेस होती है, उसमें एक प्रोसेस होता है. एक आप जिस तरह से कोई भी नॉन लीड एक्टर उठा लें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो आप देखेंगे आप कहते हैं कि इज अ मेथड एक्टर. तो उसमें एक मेथड होता है. जिस तरह एक अच्छा खाना जो है अगर आप वो तेज आंच पे पकाते हैं, जिसको 4 घंटे चाहिए, और आप कहते हैं नहीं लेट्स हैव कोई जल्दी, तो वो 15 मिनट में बन तो जाएगा लेकिन उसकी वो एसेंस नहीं आएगी. तो वो जो पक के फ्रूट बनता है ना विद द टाइम, आई थिंक एक सक्सेसफुल बंदे की सबसे बड़ी एसेंस ये होती है कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है. ही अंडरस्टैंड्स व्हाट्स गोइंग ऑन द ग्राउंड जीरो. ही अंडरस्टैंड्स बिकॉज ही हैज बीन थ्रू ऑल दोस 14 फ्लोर्स एंड नाउ इज सिटिंग ऑन द 14th फ्लोर. अब वो 14th फ्लोर पे बैठा हुआ है.
बट वो अंडरस्टैंड करता है उस सारे प्रोसेस को फ्रॉम सारे डे phases फर्स्ट. को. यस, सो आई बिलीव ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस पे दो आई राइट एज वेल, तो उसमें मैंने कहीं से किसी एक राइटर की बड़ी अच्छी बात सुनी थी. कि सेट के लहरों में शोर है और समुंदर खामोश. पता है क्यों? क्योंकि लहरों में गुस्सा है. ओके. बिन ताकत के ये गुस्सा साहिल से टकराकर टूटता रहता है. पर समुंदर में ताकत है. जिस दिन समुंदर को गुस्सा आ गया, उस दिन पूरे का पूरा शहर खा जाएगा और नए किनारे बनाएगा. इसलिए समुंदर को शहर को समुंदर का डर रखना चाहिए. वेरी नाइस. अच्छा ऐसा जो लोग स्ट्रगल से नहीं गुजर रहे होते, बिकॉज हम देख रहे होते हैं कि कुछ लोग बस कहते हैं हमारे पास पैसा है और हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली पैसा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसके बगैर आप शायद चीज नहीं उस तरह से स्टार्ट कर सकते. एक अच्छी मार्केटिंग टीम हायर कर ली या आपकी पूरी टीम है एंड एवरीथिंग, और आपके पास खुद उतनी स्किल्स नहीं है जी. और आप जब उस पूरी स्ट्रगल से नहीं गुजरे, तो क्या कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कोई कमी रह जाती है? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक आपको हर जर्नी के हर हिस्से के ऊपर पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन और अपने आप को ये अंडरस्टैंड कराना पड़ता है कि अगर मैंने कामयाब बिजनेस क्रिएट करना है तो आई नीड टू पार्टनर. राइट. आई नीड टू ब्रिंग इन द रेलेवेंट पीपल. शायद मैं सब चीजें खुद नहीं कर सकता, हाँ. बट मेरी अंडरस्टैंडिंग उन तमाम चीजों पे जरूर होनी चाहिए. राइट. तो आपको जर्नी में 7 लोगों को मिलाना और वन मैन आर्मी बनाकर चलना, ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. आई एम अ बिलीवर ऑफ के एक पार्टनरशिप होती है, जिस तरह से मिसाल के तौर पे पार्टनरशिप होती एंड होने के लिए. एंड होने के लिए पार्टनरशिप हैज टू एंड. आपने आज शुरू की 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेट्स से 50 साल, नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो कहती है कि हमें जो इनसे वैल्यू लेनी थी, वी हैव गॉट दैट. अब वो जनरेशन आगे स्टार्ट करती. लेकिन जो कंपेनियनशिप है वो हमेशा रहती है. जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरी दादी माँ से बहुत अच्छा ताल्लुक था, वो उनके जाने के बाद भी दुनिया से मेरा ताल्लुक है. जिस तरह से हम कहते हैं वी आर द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, इस तरीके से कुछ लोग हैं जो आपके बिजनेस में कंपेनियंस बनते हैं. मोहम्मद अली हैज नेवर बीन देयर, आई हैव नेवर मेट हिम, बट मुझे मेरी अपनी पूरी जर्नी में हैज बीन अ कंपेनियन टू मी. ओके. राइट. तो उनकी बातें, उनके कहे हुए कॉल, सो मोहम्मद अली हैज बीन लाइक विद इन मी, दैट रेजिलिएंट फाइटर. तो आप किस किस को अपने अंदर जिंदा रखते हैं, उस कंपेनियनशिप को अपने बिजनेस में, वो सारी किताबें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस. पार्टनर ना ढूंढे, कंपेनियन ढूंढे. कंपेनियन ढूंढे. आखिरी सवाल है आपसे, जिंदगी का हासिल क्या है आपका? जिंदगी का हासिल ये है कि द मोर यू अंडरस्टैंड द लेस यू नो. इल्म, आपको जैसे जैसे इल्म बढ़ता है इंसान के पास, तो जो इल्म की तासीर है उसमें हैरानगी है. आपके अंदर हैरानगी का एलिमेंट बढ़ता है. तो आपने देखा होगा जो भी लोग जिनके पास ज्यादा इल्म होता है इन ट्रू सेंस, वो लोग खामोश होते हैं. राइट. इट्स इसीलिए उसको एक ओशन के साथ रिजेम्बलेंस की जाती है. सो मेरे लिए एक अल्टीमेट हासिल ये है कि यू जस्ट बी लाइक एन ओशन. That's great. Very It nice. was Thank you wonderful so talking much, to you. असद, Asad. आपके जो ठहराव था ना गुफ्तगू में, मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको. Thank you थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में. जब टेलीनॉर हो तो माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है. नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है. यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है. Back to back
50s for Fakar. Pressure right on England. What an emphatic way to do it. कि आखिर ऐसा क्या माजरा है कि आप दोनों अम्मा के बेटे हैं लेकिन उन्होंने आपको घर में घुसने नहीं दिया? इन्हीं बेटों की वजह से अम्मा कितना रोती हैं, उनके लिए आंसू बहाती हैं। क्या हमें नहीं पता ये बात? इब्राहिम इस्माइल के भी तो बच्चे बड़े हुए होंगे, लेकिन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आएगा। अम्मा को मनाने का कोई और आइडिया नहीं है। एक बात बता रही थी तुम लोगों को जरूरी। अब क्या कर दिया तुमने अशरफुल? यही कि इब्राहिम और इस्माइल बराबर वाले घर में। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हुनर मेरे पास था, लेकिन उसको उजागर करने का तरीका नहीं पता था। मुल्क वही आगे बढ़ता है जहाँ कोई एक नहीं बल्कि हर कोई हो बाइख्तियार, और इसको हकीकत बनाने के लिए PTCL ग्रुप और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड ने की एक शुरुआत बाइख्तियार प्रोग्राम के जरिए। तेरे दिल की चाह ढूंढे अपनी राह, तेरी अपनी शाम तेरी अपनी सुबह, हर रुख को मोड़ के, हर रंग को ओढ़ के, हर रुख को मोड़ के, सारे रंग ओढ़ के, तेरा जोर चले बन के एक मौज हवा में, एक मौज हवा में, होके बाइख्तियार, होके बाइख्तियार, दिल से बाइख्तियार। हम हैं तैयार, हजारों नहीं बल्कि लाखों खवातीन को दिल से बाइख्तियार बनाने के लिए। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स, और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से, और होगी लाइव सिंगिंग। कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार सिर्फ PTV होम पर। वेलकम बैक। मुस्कुराइए, मुस्कुराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
समटाइम्स लोग नहीं मुस्कुरा रहे होते. कैसे मुस्कुराएं जब उनके दांत टेढ़े मेढ़े हो, दांतों का रंग पीला हो, तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा होता ना, वो एक टेंशन हो रही होती है कि अब हम क्या करें. अच्छा, कुछ लोग अपनी हाइजीन को बहुत बेहतर रखने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रहे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल आती है और बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है और दे डोंट नो व्हाट टू डू. और ऐसी कोई बात नहीं कि वो लोग गंदे रह रहे होते हैं, ऐसी क्योंकि अक्सर हम सोसाइटी में देख रहे होते हैं शोएब, ये प्रेशर हो जाता है कि अच्छा ये तो गंदा है, इसके पास ना बैठो, उसके दांत तो पीले हैं. वो कुछ लोगों के दांतों का टेक्सचर होता है हाँ. वो समटाइम्स आप डी कलर हो जाते हैं आपके दांत. तो आज हम इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे. एक तो ये जो सबीन आपने पॉइंट रेज किया कि वो डी कलर हो जाना या बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू का आना, लेकिन इसके साथ साथ जो ज्यादा हम इश्यूज आजकल देखते हैं स्पेशली बच्चों में, मैं ये कहूंगा कि सबीन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे होते हैं और पहले की निस्बत अगर हम देखें तो ये इश्यूज बहुत कॉमन होना शुरू हो गए. जिसकी एक वजह शायद वाकई वो है कि पहले वो होता गन्ना आपने लिया छीला दांत से, अब वो चक्कर नहीं रहा, तो अब वो बच्चे सॉफ्ट डाइट और उस चक्कर में इस्तेमाल नहीं हो रहा, दांतों का इस्तेमाल नहीं सही तरीके से हो रहा, तो गड़बड़ हो रही है. अब ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अच्छा इस एज से पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते. ब्रेसेस अगर लगवाने भी हैं तो एक पर्टिकुलर एज है, उसके बाद ब्रेसेस आप लगवाएंगे. देन ब्रेसेस में बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, आज हम इस पर बात भी करेंगे कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं. प्लस क्या ये बहुत महंगा ही होता है, जिस पर एक राय ये भी है कि नहीं जी इसलिए नहीं लगवाने के बहुत कॉस्टली हो जाएगा. सो इकोनॉमिकल ऑप्शंस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस क्या है, इस पर आज हमें बात करनी है. हमें ज्वाइन की ऑर्थोडोंटिस्ट हैं डॉक्टर सना तारिक साहिबा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती भी हैं और साथ मुख्तलिफ जगहों पर वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. ज्यादा मसला क्या होता है, लोग जो आपके पास लेकर आते हैं वो दांत टेढ़े का है, वो दांत पीले का है, वो दांत ना होने का है, वो क्या है? एक्चुअली ये सारे मसले हैं बिकॉज आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, तो मेरे पास ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो रिलेटेड टू दांतों के टेढ़े होने और बच्चों के ये प्रॉब्लम्स आते हैं. बट ये जो आपने बाकी मसले बताए हैं ना, ये भी उतने ही कॉमन है और ये एज के साथ वेरी करते हैं. जो दांतों का ना होना है वो ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन में होता है और जो दांतों की सफाई और इसके साथ बैड ब्रेथ और ये सारी चीजें ये उन टीन एज पॉपुलेशन में दोज हु आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर अपीयरेंस उसमें ज्यादा आती हैं. बट इट इज नॉट कि ये बच्चों में नहीं हो सकती या बड़ों में नहीं हो सकती. तो ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं. To what we see normally और I see normally is more जो बच्चे आते हैं टेढ़े दांतों के साथ. ये हमारा आज का मौजू हो गया जनाब टेढ़े दांत. तो पहला सवाल यह है कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े क्यों आ रहे हैं? अच्छा, इसकी भी मल्टीपल कॉजेज हैं. एक तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो जेनेटिक कॉज है. ठीक है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय योर जीन्स के आपके दांत टेढ़े आने या सीधे आने. अच्छा. फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनमें आपने आधी बातें तो आपने बता दी हैं. डाइट, जो हमारी आजकल जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड इज अ टू एज सोर्ड. एक तो वो दूध के दांतों को जल्दी खराब कर देते हैं, उसकी वजह से वो जल्दी गिर जाते हैं, तो नीचे वाले दांतों का अपना इरप्शन सीक्वेंस खत्म हो जाता है और पाथ खत्म हो जाता है कि हमने कहाँ जाना है. उस दूध के दांत की रूट ने उसको गाइड करना होता है कि यहाँ आना है, वो खत्म हो जाती है गाइडेंस. सेकंड ये है कि उनकी उस डाइट की वजह से जो नॉर्मल वियर और टीयर होता है ना, हमने कभी सोचा था कि आपकी एज में या हमारी एज में कि हम दांत निकलवाने जा रहे हैं दूध के. आजकल इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि वो दांत गिर ही नहीं रहा, लटक रहा है बिकॉज वो नॉर्मल वियर टीयर प्रोसेस नहीं हो रहा होता बिकॉज हमारी फाइबर कंटेंट डाइट का खत्म हो गया. तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हो जाता है. फिर जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो आपकी जेनेटिक को ही मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा. टूथ साइज और जॉ साइज डिस्क्रिपेंसी आ जाती है कि अगर जॉ साइज एक पेरेंट पे चला गया और टूथ साइज दूसरे पेरेंट पे चला गया, तो इस वजह से माँ पे चला जाए जॉ का साइज और बाप पे चला जाए दांत का साइज. यूजुअली फीमेल्स आर पेटीट शॉर्ट स्टेचर, तो जॉ साइज अगर उनपे है तो शॉर्ट होगा और टूथ साइज बड़ा हो गया तो वहां पे स्पेस कम हो जाएगी, तो दांतों में टेढ़ा निकलना. ऑपोजिट हो गया तो फिर दांतों में गैप होगा या वो एडिक्वेटली अकोमोडेटेड होंगे क्योंकि दांतों के तो एक एवरेज साइज है ना. हमारी पॉपुलेशन में एक एवरेज साइज के दांत हैं, तो शॉर्ट स्टेचर बिग स्टेचर से उसके जगह में फर्क आ जाता है. अच्छा डॉक्टर साहब, बाद में क्यों दांत टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं? जिस तरह मेरे दांत अब जाके टेढ़े होने शुरू हो गए, लेकिन कुछ लोग मुझे रीजन बता रहे होते हैं कि शायद वो जो अकलदाड़ होती है वो बहुत टेढ़ी निकल रही होती है, तो उसका भी प्रेशर होता है, तो इसलिए दांत जो नीचे वाले होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाता है. ये पॉसिबिलिटी होती है? वन कॉज ये है कि अकलदाड़ यूजुअली 18 इयर्स के टाइम पे इरप्ट करना शुरू करती है. हो गई 18? तो
हाँ तो अभी बस उसका एक एंगुलेशन होती है रब करने की, वो पहले इस तरह आता है और फिर सीधा होता है, और यूजुअली इस दाढ़ की जगह हमारे नॉर्मल आजकल के जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें है ही नहीं, तो वो इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन वो जो इरप्शन फोर्स होती है ना, वो कहीं तो जा रही है, वो ट्रांसमिट हो रही होती है दांतों में, तो दांत आगे से टेढ़े हो जाते हैं। सेकेंड रीजन, इस एज में आपके पास हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोन मेटाबॉलिज्म आपका ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो जो बोन का टर्न ओवर है ना, वो बाज़-औक़ात कम हो गया है, तो टूथ सपोर्ट कम हो गई है, तो हल्की जो हमारी खाने की भी फोर्सेज हैं उसकी वजह से भी वो टेढ़े हो जाते हैं, या मोबाइल फील होते हैं, आपको हिलने वाले माइल्ड मोबिलिटी फील होती है। डॉक्टर साहब, आप जरा सोल्यूशंस पे अगर हम बात करें तो क्या सोल्यूशन होता है? बच्चों से मेरा ख्याल है शुरू करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जरा फिर बड़ों पे आते हैं। बच्चों के लिए क्या ब्रेसेस ही ऑप्शंस होते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि ना इसको सिर्फ दांतों से निकालने, इट इज हम दांतों को जॉज के ऊपर तो सीधा कर देते हैं, अगर जॉज की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, तो क्या हम उन पे दांतों को सीधा कर सकते हैं? तो पहले हमने जॉज को ठीक करना है। तो इन जॉज को ठीक करने के लिए 2 एजेस हैं। एक आपका बच्चा जब ग्रोइंग फेज में है, ठीक है, तो उसमें अगर आएगा तो हम कुछ स्पेसिफिक किस्म की अप्लायंसेस लगाते हैं दैट आर नॉट ब्रेसेस, जो दांतों के ऊपर लगती हैं, उससे हम जॉज की ग्रोथ को मॉड्यूलेट करते हैं। किस एज में लगाते हैं आप? जो ऊपर वाले जॉ के लिए इट्स द एज इज 8, 9, 10 ईयर्स, ठीक है, और इसी तरीके से नीचे वाले जॉ की एज जब बच्चा हाइट पकड़ रहा होता है, वो वेरिएबल होता है, बच्चे पे डिपेंड करता है, बट एवरेज इट इज फ्रॉम 10, 11, 12, 13। ठीक है, फीमेल्स में जरा 10, 11 होता है, मेल्स में 12, 13, 14। दैट मींस कि इन एनी केस 8 साल जो है वो मिनिमम एक एज है जब पहली बार कोई प्रोसीजर हो सकता है। बिल्कुल, बल्कि इससे भी पहले हो जाता है। जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, कोई अदर सिंड्रोम्स है, तो बर्थ के साथ ही ट्रीटमेंट उस पर मैं आऊंगा, वो कट्टा तालु पे मैं आऊंगा। लेकिन जब हम दांतों की बात करें, ये जो इससे पहले रीजंस की बात भी आपने की, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अब ऐसे में अगर बच्चे के दांत टेढ़े आ रहे हैं तो उस वक्त करना क्या चाहिए? अगर फैक्टर्स जेनेटिक हैं तो वी कांट डू एनीथिंग, राइट? बट 4 साल, 5 साल, 6 साल जब दांत गिर रहे हैं और नए दांत आ रहे हैं, तो उस वक्त करना क्या चाहिए? उसमें हमें जो बेस्ट ये करना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग दूध के दांत है ना, उनकी हेल्थ को मेंटेन करें और वो वक्त से पहले ना गिरे। बस हम ये करते हैं और उसको सुपरवाइज करते रहते हैं कि किस टाइम कौन सा दांत निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो टाइम पे गिर भी नहीं रहे होते ना, बिकॉज ऑफ द डाइट। तो हम लोग वो करते हैं, सुपरवाइज स्पेस सुपरविजन करते हैं, और जब हमें लगता है कि अब डेंटिशन हमारी कंप्लीट हो गई है, परमानेंट दांत सारे आ गए हैं, दूध के सारे जा चुके हैं, देन वी स्टार्ट द फिक्स्ड या परमानेंट ट्रीटमेंट। अच्छा, बच्चों के जो दाढ़ें हैं वो भी दूध की होती हैं, गिरती हैं और नई आती हैं? सारी की जितने दूध के दांत हैं वो सब गिरते हैं, उन सब की जगह नए दांत आते हैं, और उनके अलावा भी जैसे जॉ ग्रो करता है तो पीछे 2 दाढ़ें और आती हैं। अच्छा, ये जो दांत गिरने का एक प्रोसेस होता है, समटाइम्स पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो कहते हैं कि शायद दांत खराब हो गया है, कीड़ा लग गया है, लेकिन क्या दांत के गिरने का प्रोसेस होता यही है कि आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है वो बिल्कुल खराब होके ही खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल सही हालत में दांत गिरता है। अगर बिल्कुल दाढ़ भी अगर सफाई अच्छी रखी गई है, एक्चुअली इसमें मदर का ज्यादा रोल आ जाता है, पेरेंट का ज्यादा रोल। जब ब्रशिंग मतलब इफ आई आस्क यू के ब्रशिंग किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए, तो व्हाट वुड यू से? मैं जब पहला दांत है ब्रश कर लो। एग्जैक्टली, पहले दांत के मुंह में आने के साथ से आपने सफाई करनी है, बिकॉज दांत अगर जो दांत के खराब होने का प्रोसेस है ना, इट इज नॉट 1-2 days, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ओवर द ईयर्स। ठीक है, आपने इसको हम ऐसे एग्जांपल कर लेते हैं कि जब स्कल्स देखे हैं, तो आपने स्कल्स अगर आपको मिले तो उनके अंदर दांत लगे होते हैं, बिल्कुल। तो दांत इज सच अ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कि ये नॉर्मली इतने आराम से नहीं खराब होता। तो हम सोचें हमारी डाइट में क्या हमने तबाही की हुई है कि हम शुगर में भी, यस, शुगर, ग्लूकोज, कार्ब्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम जो ब्रश नहीं करते हैं ना, अब बच्चा लेट सपोज बच्चे ने रात में फीडर रखी हुई है, मदर भी सुकून में दे दिया फीडर, तो सो रहा है, बस ठीक है, अब वो उसमें से ड्रिप कर रहा है, दूध ड्रिप करता जा रहा है, और फिर वो बाद में पेरेंट्स का इसके सारे दांतों को कीड़ा लग गया। इस डिजीज का नाम है नर्सिंग बॉटल कैरीज। इसको कहते ही इसलिए कि वो मुंह में फीडर रखने की वजह से सारे दांत खराब हो जाते हैं। अच्छा, जो पेसिफायर होता है उसका इस्तेमाल बहुत उससे दांत तो में कैविटीज नहीं बनती, दांत बाहर की तरफ। हाँ, उससे ये प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं ना मुंह के अंदर, ऊपर के दांतों और नीचे के दांतों में ओवरलैप नहीं रहेगा, वो इस तरीके से बाहर को और आगे को और एकदम उनके दरमियान में वर्टिकल ओवरलैप, मतलब स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। हाँ, और पीछे से भी जॉ नैरो हो जाएगा, थंब सकिंग से भी और पेसिफायर से भी। अच्छा, तो ये देखिए, इतने सारी माएँ हैं जो बच्चों को अभी दांत, और वही एक स्टेज होती है जिसमें बच्चों के दांत आ रहे होते हैं, लेकिन ये जब 2-3 years तक ना,
ٹھیک ہے, مطلب اس کا یوز ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر پرولونگڈ یوز ہے نا, تب جب بون زیادہ ہارڈ ہو رہی ہے, ڈیولپ ہو رہی ہے, تب پھر یہ ڈیمیج کرتا ہے. 2 years تک اٹس فائن. بچوں کے لیے برش کا طریقہ آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ بیکاز وہ تو اتنے, جب ایک دانت کی آپ بات کریے, 2-3 دانت کی بات کریے, تو مطلب وہ تو اتنے فرجائل ہیں کہ آپ کو ڈر ہی لگتا ہے کہ آپ ان کو برش دیں. سو وٹ ڈو یو سجیسٹ؟ تب مدر نے خود برش کرنا ہے. تب تک اس ٹائم تک تو بچہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے کچھ صحیح پکڑ بھی نہیں سکتا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر پیرنٹس خود بھی کر رہے ہیں برش, تو کوئی اس کی بھی ٹیکنیک ہے جس طرح بڑے کرتے ہیں اسی طرح ہی کیا جائے؟ اچھا, جو وہ بیبی ٹوتھ ہے نا, جو ایک دو منہ میں آئے ہوئے ہیں, اس کے لیے تو سمپل یہ بھی ہے کہ آپ کلین گاز پیس رکھ لیں, اس کو ویٹ کریں اور بس اس سے دانت کو ہر دودھ پلانے کے بعد, ہر کھانے کے بعد وائپ کر دیں. دیٹس فیئر انف, بس اتنا کر لیں. ادروائز اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹوتھ برشز بھی ہیں, وہ ان کا ہیڈ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, تو وہ اس کے اوپر بس آپ اس کو برش کر دیں. جب وہ 1-2 دانت نکلا تب تو آپ نے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں لگانا, صرف آپ نے صفائی کرنی ہے. نہیں, بیبی ٹوتھ پیسٹ بھی آ رہی ہے ود لو فلورائڈ کانٹینٹ, اینڈ وہ اگر بچے کھا بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ کھائی جاتے ہیں ویسے. ہاں, مطلب وہ ڈیمیجنگ نہیں ہے نا, اس میں کانٹینٹ آف دا منرلز اینڈ فلورائڈ از کوائٹ لو, جس کی وجہ سے اگر وہ کھا بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بریسز میں کوئی ایسی آپشنز ہوتی ہیں جو کہ کاسٹ افیکٹو ہوتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی از اٹ سو ایکسپینسو؟ I don't know, but لوگ کہتے ہیں کہ جتنے وہ ٹائپس اس میں آگے بہت ایکسپینسو ہے, اور پھر ایک تو بہت وقت لگتا ہے اس میں. ایگزیکٹلی. اب آپ دیکھیں, اف یو گو فار ون ٹائم, ایک ٹائم کے لیے آپ ایک ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے یو آر پیئنگ اراؤنڈ 5,000 to 10,000, اینڈ یو فیل اٹس اوکے. ایسا ہی ہے نا. اب آپ اسی کو سوچ لیں اوور اے پیریڈ آف 2 years, ایوری منتھ 1 visit. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو اتنے ایکسٹینڈیڈ ٹائم کے اوپر جو کاسٹ ہے, وہ بڑھ جائے گی. وہ بڑھ نہیں جائے گی, وہ جتنی ہونی چاہیے اس سے آلریڈی پاکستان میں کم ہے, جو نارمل ہے. آپ یہی کاسٹ کو کمپیئر کریں اپنا UK سے, انگلینڈ سے یا USA سے, تو وہاں پہ بہت ایکسپینسو ہے. اور ہم نے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں جو مطلب وہاں سے یہاں آتے ہیں, اس میں ٹکٹ اور وہ ساری چیزیں ایڈ کر کے پھر بھی وہاں سے سستا پڑتا ہے. بہت سارے پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ یہاں کی ہم اکثر برائی کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ ہے, وہ ہے, مہنگائی ہے, یہ واقعی اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں تو آپ اس کاسٹ کو ایز بلک ون ٹائم نہ دیکھیں آپ. اور ہم نے لینی بھی نہیں ہوتی ون ٹائم. اٹس bit of it is in the beginning and then in small doses. But I'm sure کہ اس میں ڈاکٹر صاحب options تو ہوں گی نا, جس میں کچھ آتے ہیں وہ invisible, کچھ different آتے ہیں, کچھ میں ڈائمنڈز تک لگے ہوتے ہیں, I mean stones لگتا ہے مجھے لگے ہوئے ہیں. نہیں, وہ سیرامک بریسز ہوتی ہیں, وہ ٹوتھ کلر کی ہوتی ہے بریکٹ, وہ مطلب قریب سے دیکھیں تو نظر آئے گی. نارمل ایک اور بھی ہوتا ہے وہ جس میں تاریں ہوتی ہیں اور تاروں کے اوپر ایسے ڈائمنڈز لگے ہوتے ہیں, وہ میٹل بریسز ہیں. میٹل بریسز, دیٹس دا موسٹ کامن تھنگ جو ہم آج کل پریکٹس کرتے ہیں. ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہاں, کون کون سے آپشنز ہیں ہمارے پاس بریسز میں جو کہ استعمال کی جا سکتے؟ دیکھیں, ایک تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ینگ ایج میں بچے آئے تو ریموویبل اپلائنسز لگا کے ہم ان کے جاز کو وہ کرتے ہیں. تو پہلے آپ نے اس کا جبڑا ٹھیک کرنا ہے, دانت بعد میں ٹھیک ہوگا. ہاں, اور یہ چیز آپ دیکھیں تو ضرور بچوں کو لے کر آئیں. اٹس ناٹ کہ مطلب ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں, اس کے اوپر کے دانت باہر ہیں, یہ دیکھو اس کا منہ نہیں بند ہوتا, بچے پیئر شیمنگ کرتے ہیں. ہمارے ریبٹ, ہاں, یہ جو ہے, اور دوندا اور پتہ نہیں کیا کچھ, تو وہ بچوں پہ سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا کانفیڈنس بھی شیٹر ہوتا ہے. تو دیٹس اے ٹائم آپ ضرور دکھائیں. اور دکھانے سے کیا ہوگا, ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ ابھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیا کرنا ہے, گائیڈنس مل جائے گی. ہاں, مطلب, اور پھر یو نو کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور بچے کو بھی ہوگا کہ آئی ایم بینگ ٹیکن کیئر آف, تو وہ ایک جو سائیکولوجیکل اس پہ ٹراما آنا ہے نا, وہ کم ہو جاتا ہے اس کے اوپر. تو وہ ایک تو وہ ایج ہے. پھر اس کے بعد جو فکسڈ بریسز کا ٹریٹمنٹ ہے, وہ آئیڈیل ایج یہی ہے جب دانت پورے پرماننٹ آ جائیں, 11-12 سال کی عمر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ کے دانت ہیلدی ہیں. یہ 50-60s میں بھی ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ. اچھا, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب وقت بڑا مختصر ہے, کچھ اور ایشوز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ نے آغاز میں ذکر بھی کیا تھا, کٹا تالو. بالکل, اس پر بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں؟ بالکل, اس پر بھی ہم کام کرتے ہیں. اور آرتھوڈونٹکس از دا فرسٹ پرسن جو بچے کو دیکھتا ہے, بیکاز ہم نے اس کے کٹا تالو بھی ہوتا ہے اور کٹا لپ بھی ہوتا ہے. کٹا لپ تو ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایستھیٹک پرابلم ہے نا دیکھنے میں, اور وہ کٹا تالو ایک فنکشنل پرابلم ہے. بچہ دودھ نہیں پی سکتا اس سے, وہ دودھ وہ سک کرنے کی کوشش کرتا ہے, ناک سے باہر آ جاتا ہے. تو بچہ از انیبل ٹو مطلب فیڈ ہی نہیں کر پا رہا, تو وہ سروائیول ایشو بن جاتا ہے اس کے لیے. تو فرسٹ چیز جو ہم ان کو بنا کے دیتے ہیں وہ فیڈنگ پلیٹ بنا کے دیتے ہیں. اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس کہ فیڈنگ پلیٹ ہم نے منہ میں رکھی ہے, فیڈر رکھی ہے, اور بچہ گٹا گٹ 2-3 سیکنڈ کے اندر پوری فیڈر ختم کر جاتا ہے. تو دیٹ مینس دے آر ہنگری, اور وہ مطلب وہ ان کو ایک لائف سیور ہوتا ہے. اس کے بعد ہم جو ڈی رینج سیگمنٹس ہوتے ہیں
कोई कहीं प्लेस्ड है कोई कहीं प्लेस्ड है, उसको अपनी पोजीशन पे लेके आते हैं। छोटी सी अप्लायंस बनाते हैं, उसको हर हफ्ते 3-4 दिन बाद एक्टिवेट करते हैं, उसको नई बनाते हैं, फिर उसको दोबारा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर टेपिंग करते हैं ताकि वो सारा सेगमेंट्स बराबर आ जाएं। उसके ऊपर फिर 3 महीने का जब बच्चा होता है तो हम लिप रिपेयर, पहली सर्जरी करते हैं, तो लिप सी देते हैं। ठीक है, फिर प्राइमरी पैलेट रिपेयर होता है, वो हम करते हैं। उसमें जो पैलेट है ना, उसके सॉफ्ट टिश्यू को बंद कर देते हैं। 15 से 18 महीने की एज में ये काम करते हैं, विद इन फर्स्ट 2 years। तो इससे ये होता है कि वो जो डिसकंटिन्यूटीज है ना, वो हमने बंद मैनेजेबल है और जाहिर है और फिर ये ट्रीटमेंट आगे चलता भी रहता है टिल द एज ऑफ 20। जैसे जैसे जिस ऑर्गन की ग्रोथ आती है उसको हम एड्रेस करते हैं। किस हद तक ट्रीट वैसे हो जाता है, कितने % अगर हम कहें कि कम्प्लीटली ट्रीट? अगर तो ठीक तरीके से ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ हुआ है तो एट दी एंड आपको फर्क नहीं पता लगता। अच्छा, जो 20 years की आप बात करिए या उससे भी पहले, डिपेंड्स कि आप टाइमली स्टार्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट। और इसमें स्पीच भी प्रॉब्लम होती है बच्चों Yes, को, तो आवाज बात आपने नहीं सुना कर है, सकते, वो वो हम नेजल देख रहे ट्वैंग थे। होता है, आपको उस बच्चे की बात समझ नहीं आ रही होती, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग है। उसके बचपन में स्पीच थेरेपीज हैं, फिर बाद में सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये भी साथ साथ चलते रहते हैं। बिल्कुल। ग्रेट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। हमने 2-3 मौजूआत पे गुफ्तगू करने की कोशिश की, हालांकि हमने कोशिश करनी थी कि सिर्फ हम टेढ़े मेढ़े दांतों में बात करें, लेकिन सारे डॉक्टर साहब की हमने एक्सपर्टीज से फायदा उठाया। थैंक यू वंस अगेन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो माही, तुझे मुझसे प्यार बहुत है। नहीं पगली, मेरे पास डेटा बहुत है। यूफोन 4G की सोशल एक्सट्रीम ऑफर से एंजॉय करो 25 GB डेटा और 100 ऑफ नेट मिनट्स, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा टूटा फूटा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का आवा, आवे का। इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा। ये किया, लग गया। अब पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेगा। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेगा। मेरा दादा, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। қалған елімді көрерім екем ай. ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानंद हैं, जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं।
टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में जब टेलीनॉर हो तो आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। पूरे 7 दिन में अपने गांव में रह के आया हूं। जो चीज आपको बहुत पसंद आए वो आप पे तारी हो जाती है। मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है वो एक बहुत ज्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है। ये वक्त बर्बाद करने की आदत हमारी कब तक खत्म होगी? गाना जो है वो फील और एहसासात का ही नाम है। थिएटर भी किया कहीं बाहर के मुल्क में जाकर। कितने गए हो मेले ठेले खुशियां ते रौनका, कितने हो तमाला वाली थां गई। वेलकम बैक। पाक और चीन, जब इनकी हम बात करते हैं, वे नेबर्स, वी फ्रेंड्स, हम अपनी दोस्ती की बड़ी मिसालें देते हैं, और ऐसे में जब हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं वो भी हमारे सामने है। आज जो हमारा मौजू है वो है चाइनीज न्यू ईयर। तो बहुत से लोगों को इससे मुताबिक नहीं मालूम होगा कि चाइनीज जो न्यू ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है। उनकी 15 डेज की जो सेलिब्रेशन होती है वो ना सिर्फ चाइना बल्कि जहां जहां चाइनीज बसते हैं वहां वहां उसका एक अपना रंग होता है, अपना एक उसका मिजाज, अपनी एक वाइब होती है। पाकिस्तान में भी सेलिब्रेशन बिल्कुल इस हवाले से अगर देखा जाए तो अच्छा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप वैसे किसी भी मुल्क का कोई कल्चर है, कोई त्यौहार है, जब उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो वो आपको एक कनेक्शन फील हो रहा होता है, स्पेशली जब दोनों मुल्कों के लोग एक जगह पर इकट्ठे हों और वो दोनों मिलकर उसको सेलिब्रेट करें, तो वो जो सिनर्जी होती है ना, जो आप पीपल टू पीपल टाइज की बात करें शुएब, आई थिंक वो एक बड़ा एक जबरदस्त एक माहौल सा होता है जो आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में आज हम इस न्यू ईयर से मुतालिक बात भी करेंगे कि इस साल थीम क्या है, कैसे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और जब मैंने 15 डेज की बात की तो स्टार्ट कैसे होता है, एंड कैसे होता है। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की, तो जो चाइनीज मीडिया ग्रुप है उनकी उर्दू सर्विस, उनकी तरफ से एक जबरदस्त मैसेज है, एक वीडियो मैसेज है, बल्कि कहना चाहिए कि वीडियो के थ्रू उन्होंने कैसे कनेक्ट किया है पाकिस्तान और चाइना को। एब्सोल्युटली, लेट्स हैव अ लुक।没参与过这个节目啊，有点紧张哈。我爸妈说中国和巴基斯坦是最好的朋友。巴基斯坦在我心中是肯定是除了中国之外最喜欢的国家。那么巴基斯坦给我印象是非常非常深的，而且也非常愿意再去，希望有机会。这是一个对我们很尊重的国家，这是我们真正的一个朋友，所以对待朋友，我觉得我们不需要有太多的私心，就去爱就好。我爱巴基斯坦，我爱巴基斯坦，我爱我爱我爱我爱你巴基斯坦，我爱巴基斯坦，我爱巴基斯坦，我爱中国，我爱巴基斯坦。मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। जिंदा दोस्ती जिंदाबाद। मतलब पाकिस्तानी भाइयों सलाम वालेकुम, दिल से प्यार करते हैं आपको। वेलकम बैक आफ्टर दिस वीडियो। और जब हम बात करें पाक चीन दोस्ती की, और हमने ये जो वीडियो आपसे शेयर भी की,
تو اسی سے جڑی ایک زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا جو کہ بالکل پاکستان کے رنگ میں ڈھنگ چکی ہیں, تو اس لیے میں پاکستانی نام آپ کے سامنے رکھوں گا. مس مسرت نے ہمیں جوائن کیا, ویسے ان کا نام وان چانگ ٹنگ ہے. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, سو نائس ٹو, تھینکس فار ہیونگ می ہیئر. ہم آپ کو مسرت ہی بلائیں گے, ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑا کامن ہے مسرت صاحبہ کہ پاکستان میں جتنے چائنیز رہتے ہیں, آپ جو زیادہ عرصے کے لیے رہے ہیں, ان کا ایک پاکستانی نام بھی ہوتا ہے. جی ہاں, کیونکہ میرے استاد نے مجھے یہ نام دیا جب میں چائنا میں اردو سیکھ رہی تھی اس وقت. اور جی محبت کی وجہ سے میرے پاس ایک اردو نام بھی ہے. سو آپ نے اس سے پہلے 2009 سے 2012 میں آپ پاکستان تھی فار 3 لانگ ایئرز ماشاءاللہ, اور ابھی آپ ایک ہفتہ پہلے دوبارہ آئی ہیں. جی ہاں, سیکنڈ پوسٹنگ. تو کیسا چل رہا ہے آپ کا پاکستان کا ٹور؟ اصل میں جب میں وہ جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں پہنچی تو میں حیران ہوئی کہ اتنی زیادہ چینجز ہو رہی ہے. پہلے تو ایک بہت چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا, ابھی تو اتنا شاندار ایئرپورٹ بن چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلو ایریا میں بھی وہ BRT کی تعمیر بھی مکمل کیا ہے, اور اس حوالے سے بہت زیادہ چینجز. اور سینٹورس مال ڈیولپمنٹ شاپنگ کے حوالے سے 2012 کے بعد جب آپ آئیں گے تقریباً 13 سال بعد, تو آپ کو لگا کہ پاکستان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے انفراسٹرکچر کے پرسپیکٹو سے, ڈیولپمنٹ کے. اور ابھی تو 1 ویک ہوا ہے جس میں آپ چیزیں آبزرو کریں, اور ابھی شاید ابھی ٹریول آپ نے بڑا کم ہی کیا ہوگا فی الحال. لاہور میں وہ جو اورنج لائن بھی, ہاں اسی وجہ سے میرے یاد میں لوگوں کے لیے زندگی کے لیے بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. اچھا مسرت, اب کیونکہ آج ہمارا موضوع چائنیز نیو ایئر, تو ہیپی نیو ایئر. تھینک یو سو مچ, ہیپی نیو ایئر ٹو یو. تھینک یو. سو جب چائنیز ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے, یا چائنیز نیو ایئر کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ویلکم کرتا ہے اسپرنگ کو, یہ گڈ بائی کرتا ہے ونٹر کو, اس 15 ڈیز کا ہوتا ہے, اور اس دفعہ اسٹارٹ ہو 29 جنوری سے, چونکہ ظاہر ہے یہ جنوری اینڈ یا فیبرری اسٹارٹ میں جب مون کا فرسٹ ڈے تب سے اسٹارٹ ہوتا ہے. پلیز ذرا بتائیں کہ چائنیز نیو ایئر کیا ہوتا ہے. اچھا, اصل میں یہ تو مختلف ہے. رواں سال تو تقریباً 28 سے شروع ہوتا ہے. ہاں جی, لیکن کیونکہ چائنیز جو قمری کیلنڈر کے مطابق ہر سال تو مختلف ہوتے ہیں, اسی وجہ سے تو اصل میں جو چائنیز اسپرنگ فیسٹیول یعنی چائنیز نیو ایئر کی جو شروعات تو چھوسی کہا جاتا ہے. چھوسی کا مطلب ہے کہ اس سال جو گزرے سال کو الوداع کہنے اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کا ایک بہت شاندار لمحہ ہے. اور اس جو ہے ہم کہتے ہیں چائنیز نیو ایئر ایو کے موقع پہ ہم تو گھروں کی صفائی ستھرائی اور اس طرح کا چیزیں تو مکمل ہونا چاہیے. جی ہاں, اور آتش سازی کی جاتی ہے, اس طرح کا آتش بازی بھی کی جاتی ہے. جی جی. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لال رنگ کا بڑا استعمال ہوتا ہے. جی ہاں, ڈیکوریشنز میں وائی ریڈ کلر؟ میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ چائنا میں ایک لیجنڈ ہے. اس لیجنڈ کے مطابق تو قدیم زمانے میں ایک مانسٹر تھا جس کا نام نیان تھا. تو پھر یہ جو نیان ہے وہ تو تقریباً ہر نئے سال کے شروع میں جو ولیج میں جو انسانوں کو اور جانوروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلتا تھا. اسی وجہ سے جو لوگ تو بہت پریشان تھے اس وقت, لیکن بعد میں لوگوں نے دریافت کیا ہے کہ یہ جو مانسٹر تھا وہ ریڈ کلر اور آنکھ سے خوفزدہ تھا. اسی وجہ سے ہم تو زیادہ تر ریڈ کلر استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوفزدہ ہو جائے. جی اسکیئر ہونے کے بعد پھر وہ بھاگ نکلے. اچھا, ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ کسی جانور یا پرندے کے ساتھ بھی اس سال کو تھیم دیا جاتا ہے؟ جی ہاں. سو اس بار کیا ہے, لاسٹ ایئر کیا تھا, اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے؟ جی ہاں, اور اصل میں رواں سال جو ہے جیسے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس سال ہم اس کو کہتے ہیں سم کا سال ہے, جو کسی جانور سے منسوب ہے. اور لاسٹ سال ہے جو ہے ڈریگن کا سال تھا, اور سم کی علامت جو ہے وزڈم, بہادری اور اس طرح, اور ریبرتھ. اوکے, تو یہ سانپ کا سال ہے. جی ہاں, اور سانپ سے متعلق آپ نے کہا کہ ری برتھ, اور جو چیزیں ایٹریبیوٹ سانپ سے کی جاتی ہیں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہمارے لیے بھی, اسپیشلی جن لوگوں کو, بیکاز ہمیں چائنیز نیو ایئر کا تو پتا ہے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں ہمیں چیزیں نہیں پتا ہوتی. اچھا, اور کون کون سے ریچولس ہوتے ہیں, کون کون سی رسمیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے وہاں پہ, جس طرح ہمارے یہاں پورے 15 دن کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کہ فالو کر رہے ہوتے ہیں, کیسے شروعات ہوتی ہے اور کیسے اس کو اینڈ کیا جاتا ہے؟ اچھا, وہ جو نیو ایئر ایو پہ ہم دو گھر جو فیملی والے اکٹھے ہو کر پھر وہ جو رات کا کھانا کھاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دو اکثر دعوت پہ CMG اسپرنگ فیسٹیول گالا دیکھنا ہے. اور اس کے بعد تو پھر شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جو عیدی کی طرح
हाँ बड़े लोगों के लिए ये तो जरूरी है, बच्चों के लिए वो जो पैसे देना है हाँ इससे मिलता जुलता है। किसी भी कल्चर के जो हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बात कर रहे होते तो देखिए ये कितनी जबरदस्त एक सिमिलैरिटी है। ईद पे हम ईदी देते हैं, न्यू ईयर पे आप बच्चों को ईदी देते हैं। मसरत आप ईदी देती हैं, इसमें महसूस है। सॉरी आप ईदी देती हैं बच्चों को या आप ईदी लेती हैं बड़ों से? आजकल क्योंकि मैं तो बच्चों हाँ मैं तो नौजवान नहीं थी, इसी वजह से मैं तो बच्चों को देना है। अच्छा ओके अच्छा और क्या क्या होता है? और इसके बाद फिर वो जो फायरवर्क्स की जाती है जी, और इसके बाद वो नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे दो रिश्तेदारों और दोस्तों का घर में जाते हैं और से हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन और खाते पीते हैं। हाँ जी अच्छा बैंक्वेट बहुत ज्यादा है। अच्छा 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 आप थोड़ा सा बताएं कि चाइना के अलावा हम देखते हैं बहुत से ममालिक जहाँ पे चाइनीज रहते हैं वहां पर भी हम देखते हैं कि वो रंग होता है इस न्यू ईयर का, चाइनीज सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बताएं कि यहाँ पे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, कैसे आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी हाँ, असल में चाइनीज एम्बेसी ने एक बहुत शानदार वो जो तकरीब का इनागात किया। इसके साथ साथ कल हमने BNCA में नेशनल आर्ट्स ऑफ काउंसिल में भी CMG की तरफ से एक शानदार इवेंट का इनागात किया भी है। और जो हिज एक्सेलेंसी मिनिस्टर साहिब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिब और मैरीटाइम मिनिस्टर साहिब भी हमारे इवेंट में शिरकत की है। और ये इतनी अच्छी उर्दू आपकी चाइना में ही हो गई थी सीखने से, पाकिस्तान रहने की वजह से? मैं कह रही हूँ मंसूब और तशरीफ लाएंगे और वो अमूमन हम यहाँ पे भी इतनी बहुत कम यूज किया जाता है। बहुत अच्छी उर्दू बोल रही हैं, बड़ी प्योर उर्दू आप बोल रही हैं। और ये वो वाली बात है कि आपने एक्चुअली एक उस्ताद से सीखी है जी, तो ये अच्छी बात से भी सीखी है। तो चाइना जाके भी वैसे उर्दू के कुछ बात सिखा रही होती है इसी वजह से कुछ पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे बताया कि आपकी उर्दू तो इतनी जो थोड़ा सा अजीब लग रही है क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े अल्फाज यूज कर रही हो। आप हैवी उर्दू का इस्तेमाल कर रही हैं। हैवी उर्दू है तो वो ज्यादा अच्छा है, सुन के मजा आ रहा है। सो अभी जो चाइनीज मीडिया ग्रुप है वो किस तरह से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इससे मुतालिक भी बताएं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं तो चाइना रेडियो इंटरनेशनल के लिए काम करती थी उस वक्त, उस जमाने में 2009 से 2012 तक। इसके बाद तकरीबन 2018 में जो CMG कायम किया गया है, CCTV चाइना सेंट्रल टेलीविजन कि आपको शायद आपने सुना होगा, और चाइना रेडियो इंटरनेशनल, और इसके साथ साथ CGTN जो है चाइना ग्लोबल TV नेटवर्क, ये दोनों मिला के फिर चाइना मीडिया ग्रुप बन चुका है। ये जो चाइना भर में सबसे बड़ा मीडिया इदारा है। ओके दैट्स ग्रेट। ये आपने जो इतनी उर्दू सीखी है तो आपने यहाँ के पे किसी को चाइनीज भी सिखाई है? हाँ, वैसे जो मैं तो सिखाना चाहती हूँ, अगर आप सीखते चले सिखाए। हैप्पी न्यू ईयर जो है वो चाइनीज में कैसे कहते हैं वो हमें सिंग क्वाई लो, सिंग क्वाई लो जी, हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर। अच्छा कोई जुबान नहीं आ रही होती तो तभी हमें शायद मुश्किल लग रही होती है, या एक्चुअली कुछ जुबान एक्चुअली मुश्किल होती है? चाइनीज इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, शायद प्रोनाउंसिएशन के हवाले से मुश्किल है। उनके अल्फाबेट्स भी तो आपके बहुत डिफरेंट हैं। वो जो कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स हैं पूरे वो बनाने, आई मीन दैट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ज़ाहिर है वो हमारे लिए सीखना इसलिए मुश्किल है कि हम नहीं आता हमें अभी। लेकिन उर्दू मेरे लिए भी मुश्किल है क्योंकि इसमें फीमेल भी है, मेल जो अल्फाज का वो जो क्या है। हाँ, तो किसी को कहना हो कि जा रहा है तो जा रही है भी हो सकता है। जा रही है, जा रहा है जी, इस तरह का बहुत मुश्किल ये मामलात यहाँ भी हो जाते हैं। लेकिन असल में चाइना में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अभी तो शुबाए उर्दू मौजूद है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी उर्दू सीख रहे हैं, मेरे याद में शायद CPAC की वजह से। ओके जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स जारी है, इसी वजह से जी ट्रांसलेशन की जरूरत है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। ऑलराइट, ऐसे आप थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान में जब पहले भी आप 3 साल रही हैं और अभी जरा भी इस वीक आप आई हैं, बट अभी आप और जाएंगी, ट्रेवल करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग मच मोर इंशाल्लाह। सो जो लास्ट 3 इयर्स आपने गुजारे थे, थोड़ा सा उससे मुतालिक भी बताएं कि पाकिस्तान में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, कहाँ कहाँ गई, क्या कुछ आपने एब्जॉर्ब किया, क्या कुछ यादें जो आप लेकर गई चाइना वो आपने शेयर की अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से? असल में गर्ल मेरा एक दोस्त और मैं टेलीफोन पर बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि क्या मालूम है शादी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी है, वो एक चाइनीज कपल की शादी थी।
جی ہاں کیونکہ وہ میری شادی کا ذکر کر رہے تھے. میری شادی بھی اسلام آباد میں ہوئی جی, اور میری شادی بھی چائنیز انداز سے ہوئی تھی کہ پاکستانی انداز سے ہوئی تھی؟ پاکستانی اسٹائل میں ہوئی تھی. چائنیز سے ہوئی تھی یا پاکستانی سے ہوئی تھی؟ صحیح, کیونکہ میں اور میرے شوہر کی ملاقات بھی اسلام آباد میں ہوئی تھی. اسی وجہ سے پاکستان تو میرے لیے نہ صرف ایک ملک ہے بلکہ وہ جو خصوصی افیکشن, خصوصی جذبات سے بھی ڈاکتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان تو ہمیشہ میری زندگی کے اہم لمحات میں ایک بہت اہمیت رکھتا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں نا اس شادی میں کون کون سی رسمیں ہوئی تھی جو کہ یاد ہیں آپ کو پاکستانی انداز سے؟ کیونکہ مجھے ہمارے پاکستان شادی تو بہت زیادہ جو فنکشنز ہوتے ہیں, اسی لیے ہم سب ملا کے تو پھر ایک فنکشن ولیمہ میں. ریسیپشن ہوئی تھی تو اس میں پھر کیا کیا ہوا؟ اس میں آپ نے گھونگھٹ کیا تھا؟ جی ہاں. اچھا بھی ہاں, وہ جو کیا ہے لہنگا بینکر. آئی وش ہمارے پاس پکچرز ہوتی یہاں پہ. میرے سیل فون میں تو ہے, شاید بعد میں دکھا سکتی ہوں. جی جی. اچھا جب فرسٹ ٹائم آپ نے لہنگا پہنا وہ دوپٹہ بہت ہیوی لگتا ہے, ہیوی لگتا ہے نا, تو کیا فیل ہوا اس وقت؟ اور میرے دوست نے مجھے بتایا کہ no smiles please, no smiles. Oh my God! You're going to marry to someone else, no smile. پاکستانی شادی میں تو اسمائل کی ضرورت نہیں ہے. ویسے اب معاملہ چینج ہو گیا. کون سے سال کی بات ہے؟ سوری 2012 میں. 2012 میں. لیکن اب وہی والی بات ہے, شعیب جی بتا رہے ہیں کہ اب چیزیں کافی چینج ہو. میں کہہ رہی ہوں اب دونوں کہنا پڑتا ہے تھوڑا سا کم اور دوسرا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آپ اسمائل کرتے. جی اسمائل ہونا چاہیے نا جی. اور یہاں تک کہ میری بیٹی کے نام میں جو ای کا ایک لفظ ہے بھی شامل ہے. ای stands for اسلام آباد. جی ہاں, کیونکہ اس وقت میں جو پریگننٹ ہونے کے بعد پھر میں سوچتی ہوں کہ تو I'll take something from اسلام آباد for my memories, good memories. اسی وجہ سے یہ افیلیشن ہے نا, دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پر جائیں اور obviously آپ کے جب اسپیشل مومنٹس وہاں پر ہوں تو آپ کی افیلیشن ہو جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس ملک کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کو کتنا کمفرٹیبل کرتے ہیں, کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں. سو پاکستان کے حوالے سے کوئی بھی ہو وہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہاسپٹیلٹی بہت زیادہ, لوگ بڑے مہمان, بڑے ویلکمنگ ہیں. آپ نے بھی یہی ایکسپیرینس کیا؟ جی آف کورس. جب میں پیشاور مال میں وہاں پہ ایک باربیکیو